अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सारे के सारे खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अपने अपने घर पे कराची यूनिवर्सिटी टेस्ट की तैयारी कर रहे होंगे। तो मेरा नाम है अब्दुल मुईज़ और इस वीडियो के अंदर हम लोग जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह कराची यूनिवर्सिटी के 2020 के पेपर को डिस्कस कर रहे होंगे और वो क्वेश्चंस होंगे जो फिजिक्स के पेपर में आपसे पूछे गए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 61 नज़र आ रहा है। वो बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहते हैं क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये कहते हैं कि हमारे पास जो है टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि अगर आपके पास कोई भी जो पार्टिकल है अगर वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो उसकी जो एनर्जी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए कि आपके पास कोई भी जो पार्टिकल है अगर वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तो उसके पास दो एनर्जीज होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? एक उसके पास एनर्जी कहला रही होती है काइनेटिक एनर्जी, और एक उसके पास जो एनर्जी होती है उसको बेसिकली हम लोग कह रहे होते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अब काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो आपके पास होता है दैट इज के डॉट ई इक्वल्स टू 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस का 1/2 के एक्स स्क्वायर। ये बेसिकली आपके पास जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का। अगर आपने फॉर्मूला लिखना हो पोटेंशियल एनर्जी का तो आपके पास बन जाएगा 1/2 के एक्स स्क्वायर। अब वो आपसे क्या पूछ रहे हैं? अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि हमें जो है वो आप टोटल एनर्जी निकाल के बताइए। हमें जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप टोटल एनर्जी निकाल के बताइए। तो टोटल एनर्जी कैसे निकलेगी? टोटल एनर्जी जो आपके पास निकलेगी वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होगी। यानी कि आपके पास बन जाएगा टोटल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी जो वैल्यू है वो आपको गिवन है हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस का हाफ के एक्स स्क्वायर। ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी है। अब पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर प्लस हो रही है तो यानी कि प्लस का हाफ के एक्स स्क्वायर। अभी आपके पास जो माइनस का हाफ के एक्स स्क्वायर है और प्लस का हाफ के एक्स स्क्वायर ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे और आपके पास टोटल एनर्जी जो आएगी वो बचेगी आपके पास टोटल एनर्जी इक्वल्स टू हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। यानी कि आपको जो है वो फॉर्मूले से वाली बात नजर आ रही है कि आपके पास जो टोटल एनर्जी है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो आपके पास जो स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड है ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, बेसिकली आपके पास जो होता है आपसे एग्जामिनर वाला क्वेश्चन आस्क कर सकता है कि आपके पास ना सिंपल हार्मोनिक मोशन में दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। एक होता है मीन पॉइंट और एक होता है एक्सट्रीम पॉइंट। मीन पॉइंट पे आपके पास जो है वो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, डिस्प्लेसमेंट भी आपके पास जो है वो मैक्सिमम होगी और आपके पास जो है वो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। ठीक है, लेकिन एक्सट्रीम पॉइंट के ऊपर आपके पास जो है वो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, आपके पास जो फोर्स है वो मैक्सिमम होगी और आपके पास जो एक्सीलरेशन है वो मैक्सिमम होगी एक्सट्रीम पॉइंट पे। ठीक है, तो ये दो बातें अलग अलग हैं, इसको याद रखना। ठीक है, और आपके पास हम लोग जो सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ते हैं इसके अंदर बेसिकली हम लोग जो है वो अनडैप ऑस्किलेशंस को पढ़ते हैं। अनडैप ऑस्किलेशन से सिर्फ और सिर्फ जो है मुराद हमारी ये है कि हम लोग ऐसे ऑस्किलेशंस को पढ़ते हैं जिसमें हमारे पास जो बॉडी का एम्पलीट्यूड है वो चेंज नहीं होता, वो कांस्टेंट होता है। तो उसको हम लोग कह रहे होते हैं अनडैप ऑस्किलेशंस और हमारी जो एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में वेस्ट नहीं हो रही होती। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 बेसिकली कहते हैं कि एक मैकेनिकल इंजीनियर है जिसने हीट इंजन बनाया है जो कि दो रिजर्वायर्स के दरमियान में काम कर रहा है। ठीक है, एक रिजर्वायर का टेम्परेचर उसने आपको दिया हुआ है 327 डिग्री सेल्सियस और एक रिजर्वायर का जो आपके पास टेम्परेचर है उसने आपको गिवन किया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस। वो आपसे पूछ रहा है कि आप मुझे बताओ कि एफिशिएंसी ऑफ द इंजन क्या होगी। अब ये बेसिकली आपके पास जो क्वेश्चन है ये आपके पास कार्नोट इंजन से लिया गया है। कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है वो होता है हमारे पास दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 है। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2 और कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी का आपके पास फॉर्मूला है दैट इज एफिशिएंसी इक्वल्स टू 1 माइनस T2 ओवर T1 मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमारे पास जो है वो कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। ठीक है, अब आपके पास एन से क्या मुराद है? एन से मुराद है बेसिकली आपके पास एफिशिएंसी। T2 से क्या मुराद है? T2 से बेसिकली आपके पास जो मुराद है वो है आपके पास टेम्परेचर एट लो रिजर्वायर या टेम्परेचर एट कोल्ड रिजर्वायर। ठीक है, और T1 से क्या मुराद है? T1 से आपके पास मुराद है टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर। ठीक है, तो कोई बच्चा जो है वो इसको आइडेंटिफाई नहीं करता कि भाई मेरे पास मुझे नहीं पता कि T1 क्या होगा या T2 क्या होगा। तो आप ये वाली बात हमेशा याद रखो कि आपके पास जो है स्टेटमेंट में जिस टेम्परेचर की वैल्यू ज्यादा होगी वो T1 होगा और जिस टेम्परेचर की वैल्यू छोटी होगी वो T2 होगा। ठीक है, अब आपके पास जो एक कार्नोट इंजन है अगर वो दो रिजर्वायर के दरमियान में काम कर रहा है, एक है 327 और एक है 27, तो 327 में से 327 और 27 में से बड़ा कौन है? तो ऑब्वियसली आपके पास जो है वो 327 बड़ा है। तो यानी कि ये जो वैल्यू है ये आपके पास बन गई T1 और ये जो 27 डिग्री सेल्सियस है ये जो वैल्यू है ये आपके पास बन गई T2।
ठीक है? अब कुछ भी नहीं बचा। अच्छा, वाली बात हमेशा याद रखिएगा कि आपके पास जो थर्मल एफिशिएंसी में हम लोग जो टेम्परेचर्स पुट करेंगे ना, वो केल्विन में करेंगे, ठीक है? तो अगर आपको सेल्सियस गिवन हो और अगर आपको केल्विन में जाना हो, तो आपने क्या करना होगा, आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो ऐड करना होगा 273। यानी कि अगर मैं जो हूँ, वो T1 टेम्परेचर मेरे पास जो है वो 327 डिग्री सेल्सियस है, ओके? और अगर मैं इसको केल्विन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे करूँगा? मैं जो हूँ सिर्फ़ और सिर्फ़ इसके अंदर 273 ऐड कर दूँगा, यानी कि 327 प्लस 273। तो ये आपके पास बन गया 600 केल्विन। तो यानी कि आपके पास जो है T1 का टेम्परेचर कितना है? T1 का टेम्परेचर आपके पास है 600 केल्विन, ठीक है? सिमिलरली आप T2 का टेम्परेचर निकालोगे, T2 का टेम्परेचर कैसे निकालोगे? आपके पास T2 का जो टेम्परेचर है, वो गिवन है आपको, दैट इज़ 27 डिग्री सेल्सियस। और सेल्सियस को हमने केल्विन के अंदर कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे? सेल्सियस की जो भी वैल्यू होगी, उसके अंदर हम बेसिकली जो है वो 273 ऐड कर लेंगे। तो ये आपके पास आ गया 27 प्लस 273, तो ये आपके पास बन गया दैट इज़ 300 केल्विन। बस अब फ़ॉर्मूला आपको पता है, फ़ॉर्मूले में अब जो है वो आप लोग वैल्यूज़ पुट कर लो, तो आपके पास जो फ़ॉर्मूला है वो होता है दैट इज़ एफिशिएंसी, जिसको हम लोग थर्मल एफिशिएंसी भी कहते हैं, ठीक है? जिसके नीचे हम टीएच लगा लेते हैं, ठीक है? थर्मल एफिशिएंसी ब्रैकेट 1 माइनस T2। T2 की क्या वैल्यू है? T2 की जो वैल्यू है मेरा बेटा, वो आपके पास आ रही है 300। और T1 की क्या वैल्यू है? T1 की आपके पास जो वैल्यू है वो आ रही है 600, ठीक है? सो आपके पास जो T2 की वैल्यू है वो आ रही है आपके पास 300, यानी कि आपके पास बन गया 1 माइनस का 300 डिवाइडेड बाय 600 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है? अब 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो जो है वो आपके पास शहीद हो जाएँगे, तो ये 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो मर गए और आपके पास 3 ऊपर है और 6 नीचे, यानी कि 3 वन ज़ा 3 और 3 टू ज़ा क्या होगा? 3 टू ज़ा आपके पास होगा 6, यानी कि थर्मल एफिशिएंसी आपके पास जो आ रही है वो आ रही है 1 माइनस 1/2। कितनी आ रही है? वो आ रही है 1 माइनस 1/2। सो थोड़ा अगर हम लोग नीचे लिख लें या साइड पे तो बुराई नहीं होगी। तो थर्मल एफिशिएंसी जो आपके पास आ रही है वो आ रही है दैट इज़ 1 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है? अब आपने क्या करना है, आपने जो है वो 1 को माइनस कराना है 1/2 से, यानी कि आपने एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने का तरीकाकार क्या होता है? आपके पास नीचे से नीचे मल्टीप्लाई एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई, इस तरीके से। तो ये आपके पास बन गया थर्मल एफिशिएंसी इक्वल्स टू, नीचे से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि आएगा 2, और 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 2 माइनस 1 किसके बराबर होगा? वो आपके बराबर होगा 1/2 के। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 100 किसके बराबर होगा? 2 वन ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10, और 0 का 0 यहाँ पे एज़ इट इज़ आएगा, तो आपके पास बन गया 50%, यानी कि आपके पास जो कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी है वो कितनी आ रही होगी? वो आपके पास जो है वो 50% आ रही होगी, ठीक है? अब बेसिकली आपके पास थ्योरी का कॉन्सेप्ट है जो कि फ्लूइड डायनामिक्स से लिया गया है, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो है वो चीज़ पढ़ ली जो कि है एरोडायनामिक्स, ठीक है? अब बेसिकली आपके पास ना एरोडायनामिक्स जो है वो बेसिकली एक ब्रांच है फ्लूइड मैकेनिक्स की, ठीक है? अब एक एरोडायनामिक्स है और रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द सोर्स टू द वेलोसिटी ऑफ द साउंड, ये क्या होगा? इसको बेसिकली हम लोग जो है वो मैच नंबर कह रहे होते हैं। क्या कह रहे होते हैं? इसको बेसिकली हम लोग मैच नंबर कह रहे होते हैं। मैच नंबर होता क्या है? बेसिकली जरा उल्टे हाथ पे देखिएगा या फिर नीचे ही देख लें। आपके पास जो मैच नंबर होता है ना, इसको बेसिकली हम लोग डोनेट करते हैं एम से, और मैच नंबर जो है वो बेसिकली आपके पास बराबर होता है वी अपॉन सी के। ये जो सी है मेरे बेटा, ये आपके पास स्पीड ऑफ लाइट नहीं है। अब ये जो आपके पास मैच नंबर है, एम इक्वल्स टू वी बाय सी, जो v है इधर बेसिकली आपके पास जो v है वो होता है वेलोसिटी ऑफ सोर्स, और जो c है वो आपके पास बराबर होता है स्पीड ऑफ साउंड के। तो अगर आप वेलोसिटी ऑफ सोर्स को अगर आप स्पीड ऑफ साउंड से डिवाइड कर लेंगे, तो आपके पास जो है वो मैच नंबर आ जाएगा, ठीक है? अब आपने जो है वो अक्सर और पेशतर सोनिक बूम का नाम सुना होगा कभी ना कभी। तो सोनिक बूम क्या होता है? बेसिकली आपके पास कोई भी जो जेट है ना, जेट जो है वो स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा ट्रैवल करता है। तो जब आपके पास जो जेट है, जब वो स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा ट्रैवल करता है, तो होता कुछ ये है कि आपके पास जो बिल्डिंग्स होती है ना, और जब जेट वहां से जाता है तो बिल्डिंग्स में क्रैक्स आ जाते हैं, ठीक है? तो बेसिकली जेट जो है वो मेरे ख्याल से रशिया वगैरह के अंदर जो है इनकी टेस्टिंग वगैरह हुई थी, ठीक है? तो वो बेसिकली हमारे पास कहलाते हैं सोनिक बूम, ठीक है? इनको हम लोग सोनिक बूम कह रहे होते हैं। अब ये जो बेसिकली आपके पास जो तीसरा ऑप्शन है ना, ये वाला, ये सोना जहाँ पे बच्चे ने टिक लगाया है जो कि गलत है। सोना में बेसिकली क्या होता है? सोना में ना आप बेसिकली वाटर वेव्स के अंदर जो साउंड वेव्स है ना, उनको सेंड करते हो। तो बेसिकली आपके पास जो है वो सोनर का जो है वहाँ पे प्रोसीजर आता है। अब हार्मोनिक्स है, हार्मोनिक्स में क्या होता है? हार्मोनिक्स में बेसिकली आपके पास जो है एक बेस फ्रीक्वेंसी होती है और बाकी सारी जो फ्रीक्वेंसी है वो उसका मल्टीपल होती है।
अब तीसरा जो चौथा आपके पास जो एक ऑप्शन है वो है बीट्स। बीट्स में क्या होता है, देखो बीट्स में ना बेसिकली हमारे पास ये होता है कि अगर हमारे पास 2 फ्रीक्वेंसीज़ हों, जिनके दरमियान में जो डिफरेंस है वो बहुत माइनर हो, यानी कि एक फ्रीक्वेंसी अगर 12 हर्ट्ज़ की हो, तो दूसरी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 14 हर्ट्ज़ की हो, ठीक है? और अगर मैं इन दोनों को आपस में सुपर इम्पोज़ करा दूँ, तो मुझे जो नेट वेव मिलेगी ना, उसी को बेसिकली मैं कह रहा होता हूँ बीट्स, जिसका फ़ॉर्मूला जो है वो मेरे पास होता है, दैट इज़ एफबी इक्वल्स टू एफएन प्लस माइनस एफ2। ये फ़ॉर्मूला याद रखना, एग्ज़ामिनर जो है वो इससे पूछ लेता है क्वेश्चन। ओके, ये था बेसिकली आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 में बेसिकली आपको जो है वो ये वाली बात कह रहे हैं कि आपके पास जो डीके है एक्टिनियम का, वो थोरियम के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है? और जिसकी जो इक्वेशन है उन्होंने लिखी हुई है, उसकी इक्वेशन जो है वो उन्होंने मेरा बेटा ये लिखी हुई है, ठीक है? वो आपको बता रहे हैं कि भई मुझे बताओ, ये जो एक्स है वो किस चीज़ को रिप्रेज़ेंट कर रहा है, ठीक है? वो इतनी छोटी-सी चीज़ जो है वो आप लोगों से पूछ रहे हैं कि मुझे बताओ कि आपके पास जो एक्स है वो किस चीज़ को रिप्रेज़ेंट कर रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे आपके पास डीके कौन-सा हो रहा है? देखो आपके पास जो डीके है ना वो बहुत सारे होते हैं। आपके पास अल्फा डीके भी होता है, आपके पास बीटा डीके भी होता है और आपके पास गामा डीके भी होता है, ठीक है? अब ये जो बेसिकली सवाल है, ये आपका जो सवाल है वो बीटा डीके से लिया गया, ठीक है? सवाल कहाँ से लिया गया है? बीटा डीके से। और बीटा डीके में आपके पास 2 टाइप्स होती हैं। एक कहला रहा होता है पॉज़िटिव बीटा डीके और एक कहला रहा होता है हमारे पास नेगेटिव बीटा डीके। एक पॉजिटिव बीटा डीके होता है और एक बेसिकली हमारे पास कहला रहा होता है नेगेटिव बीटा डीके, ठीक है? अब पॉजिटिव बीटा डीके में क्या होता है, पॉजिटिव बीटा डीके में हमारे पास जो चार्ज नंबर है ना, चार्ज नंबर जिसको हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे पास जो एटम का चार्ज नंबर है वो डिक्रीज कर जाता है 1। और नेगेटिव बीटा डीके में क्या होता है, नेगेटिव बीटा डीके में हमारे पास जो चार्ज नंबर है ना किसी भी एटम का, वो इंक्रीज कर जाता है 1। अब सर ये चार्ज नंबर कहाँ लिखा हुआ होता है बेटा, ये जो आपके पास चीज लिखी हुई है ना, ये 89, ये सॉरी, ये जो आपके पास जो चीज़ लिखी हुई है ना, ये 89, ये बेसिकली जो है वो एटम का चार्ज नंबर है। और ये जो 90 लिखा हुआ है ना, ये थोरियम के नीचे, ये भी आपके पास एटम का चार्ज नंबर है। और जो आपके पास एक्टिनियम के ऊपर जो 227 लिखा हुआ है ना, ये बेसिकली जो है वो उसका मास नंबर है। और ये जो आपके पास जो थोरियम के ऊपर जो 227 लिखा हुआ है ना, ये बेसिकली जो है वो उसका मास नंबर है। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये पता होनी चाहिए कि बीटा डीके जो है इसके अंदर हो रहा है, ठीक है? तो ये कौन सी फॉर्म का बीटा डीके हो रहा है? ये पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है? अब हमारे पास नेगेटिव बीटा डीके में क्या होता है, हमारे पास नेगेटिव बीटा डीके में जो सिनेरियो चलता है वो ये चलता है कि हमारे पास चार्ज नंबर हो जाता है इंक्रीज बाय 1। देखो यहाँ पे आपके पास जो चार्ज नंबर है वो 89 है। अब आपके पास जो यहाँ पे जो चार्ज आया है ना, वो बेसिकली कितना आ गया, यहाँ पे आपके पास जो चार्ज आ गया वो आ गया 90। वो आपसे सिर्फ और सिर्फ जो है वो ये पूछ रहे हैं कि भाई मुझे बताओ, ये जो एक्स है ना, इस एक्स को बेसिकली आप जो है वो क्या नाम दोगे, ठीक है? अब आपने जो है वो दो मशहूर टर्म्स पढ़ी होंगी। एक कहला रहा होता है आपके पास पॉजिट्रॉन। पॉज़िट्रॉन में क्या होता है? पॉज़िट्रॉन में बेसिकली आपके पास ये होता है कि अगर आपके पास कोई भी जो प्रोटॉन है, अगर वो प्रोटॉन अपना चार्ज एमिट कर ले, ठीक है? और वो जो प्रोटॉन का चार्ज है, जब वो एमिट करेगा तो वो जो है वो न्यूट्रल बन जाएगा, ठीक है? और वो न्यूट्रॉन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? जब आपके पास जो है प्रोटॉन का जो है अपना, जब वो चार्ज जो है जब वो एमिट करता है ना, तो वो जो चार्ज है वो न्यूक्लियस से बाहर आता है। और उसी चीज़ को बेसिकली हम लोग कह रहे होते हैं पॉजिट्रॉन, ठीक है? तो पॉजिट्रॉन के ऊपर जो आपके पास चार्ज होता है वो कितना होता है मेरा बेटा, पॉजिट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो आपके पास बराबर होता है, दैट इज ई इक्वल्स टू, इसके ऊपर प्लस लगाते हैं हम लोग, ई इक्वल्स टू 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 19 कूलम, ठीक है? और उसके बाद चार्ज हमारे पास होता है पॉजिटिव, और ये बेसिकली आपके पास जो है वो न्यूक्लियस से बाहर आ रहा होता है, और इसी को बेसिकली आप लोग पॉजिट्रॉन कह रहे होते हो, ठीक है? तो आपके पास जो ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन गिवन है क्वेश्चन नंबर 64 में, देखो आपके पास एक ये जो है वो आपके पास गिवन है, दैट इज प्रोटॉन, ठीक है? तो प्रोटॉन जो है वो इसका रॉन्ग आंसर है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब आपके पास जो दूसरा जो वो है ऑप्शन, उसमें आपको देखो कितना गिवन है, अल्फा डीके गिवन है। तो ये अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल जो चार्ज होता है वो 2 होता है, मास 4 होता है, ठीक है? तो ये बेसिकली क्या है, ये भी आपके पास जो ऑप्शन है ये नहीं हो सकता। अब आपके पास बचे ऑप्शन ए और आपके पास बचे ऑप्शन बी। अब ये बेसिकली आपके पास बात किसी कर रहा है, ये आपके पास बात कर रहा है नेगेटिव बीटा डीके की, ठीक है? अब नेगेटिव बीटा डीके में आपके पास क्या होता है, चार्ज नंबर इंक्रीज होता है और मास नंबर जो है वो कांस्टेंट होता है, चाहे वो नेगेटिव बीटा डीके हो या चाहे वो आपके पास पॉजिटिव बीटा डीके हो। दोनों में आपके पास जो
मास नंबर है या एटॉमिक मास नंबर है वो कैसा होगा, वो हमेशा आपके पास जो है वो कांस्टेंट ही होगा, ठीक है? तो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो चार्ज न्यूक्लियस से बाहर आ रहा है और उसको बेसिकली हम लोग कह रहे होते हैं पॉज़िट्रॉन। सो अब आपके पास देखो यहाँ पे बी के ऊपर -1 है और यहाँ पे बी के ऊपर +1 है। तो आपके पास जो राइट आंसर आएगा वो आएगा आपके पास बी के नीचे प्लस का 1। तो ये बेसिकली आपके पास जो था वो राइट आंसर था जो कि आपके पास एटॉमिक न्यूक्लियस से लिया गया। ओके। अब द पाथ ऑफ अ न्यूट्रॉन मूविंग नॉर्मल टू अ मैग्नेटिक फील्ड इज, यह बेसिकली आपके पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 65 है जिसको मैं क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा हूँ। अब वो आपसे कह रहे हैं कि भाई हमारे पास जो है वो एक न्यूट्रॉन है। अब जब हमारे पास जो न्यूट्रॉन है वो किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर गया है, तो मुझे बताओ जो न्यूट्रॉन है वो कौन सा पाथ जो है वो फॉलो करेगा। देखो आपके पास ना जब भी कोई चार्ज पार्टिकल, आई सेड द चार्ज पार्टिकल, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी ना किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर दाखिल होता है ना, तो चार्ज पार्टिकल जो है वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाता है, ठीक है? जिसकी वजह से वो डिफ्लेक्ट हो जाता है। अब चार्ज पार्टिकल जो है जिसके ऊपर फोर्स लगेगी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ से, वो कितनी लगेगी। तो उसका बेसिकली आपके पास जो है फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला आपके पास होता है दैट इज एफ इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। ये फॉर्मूला होता है वेयर q इज द चार्ज, v इज द वेलोसिटी, b इज द मैग्नेटिक फील्ड, थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड द मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे जो बात हो रही है ना वो चार्ज पार्टिकल की हो रही है, ठीक है? अब आपके पास न्यूट्रॉन कैसा है? अब आपके पास जो न्यूट्रॉन है वो तो इट्सेल्फ न्यूट्रल है। न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रॉन आपके पास जो है वो इट्सेल्फ न्यूट्रल है, ठीक है? अब जब आपके पास न्यूट्रॉन है वो इट्सेल्फ न्यूट्रल है, यानी कि आपके पास जो न्यूट्रॉन है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, यानी कि उसका जो चार्ज है वो जीरो है, ठीक है? जब आप यहाँ पे Q की वैल्यू 0 पुट करोगे इस फॉर्मूले में, जब आप Q की वैल्यू 0 पुट करोगे तो पूरी की पूरी फोर्स क्या हो रही है? ये तो पूरी की पूरी फोर्स जो है मेरे पास 0 हो रही है। यानी कि आपके पास जो है वो चार्ज पार्टिकल के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगी न्यूट्रॉन के केस के अंदर। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन जो है वो इटसेल्फ हमारे पास एक अदद, उसका कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है? सो आपके पास जो राइट आंसर है वो क्या है? स्ट्रेट लाइन। यानी कि आपका जो न्यूट्रॉन है वो स्ट्रेट पाथ में मूव होना शुरू कर देगा, ठीक है? अभी सर्कुलर पाथ में आपके पास जो है वो चार्ज पार्टिकल्स मूव करेंगे जिनका कुछ ना कुछ चार्ज हो। जैसे आपके पास जो है वो प्रोटॉन है, आपके पास इलेक्ट्रॉन है, आपके पास अल्फा पार्टिकल है। अगर हम उनको प्रोजेक्ट कराएं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर और ऐसे प्रोजेक्ट कराएं कि उनका वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के दरमियान में अगर हमारे पास जो एंगल है अगर वो 90 डिग्री का बन रहा है, फिर वो सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है? ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 65। अब क्वेश्चन नंबर 66 है। क्वेश्चन नंबर 66 जो है वो बेसिकली आपके पास जो है वो लिया गया है वेक्टर्स के टॉपिक में से, ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 66 में आपसे वो बेसिकली ये वाली बात कह रहे हैं कि आप जो है वो काइंडली ये बताएं कि आपके पास एक वेक्टर है जो कि है a क्रॉस b और इक्वल्स टू b क्रॉस a, ठीक है? इन दोनों का दरमियान का एंगल कितना होगा वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपसे ये पूछ रहे हैं। तो आपके पास ए क्रॉस बी जो है ना वो बी क्रॉस ए के आपके पास जो है वो कभी भी बराबर नहीं होता। ए क्रॉस बी आपके पास बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस अगर हम मैं जो हूँ इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लूँ ना, यानी कि ए क्रॉस बी इक्वल्स टू माइनस बी क्रॉस है, तो जब भी आपके पास जो है आपस में बराबर होंगे, क्योंकि जो यहाँ का जो कॉन्सेप्ट है वो लग रहा है डायरेक्शन के रिस्पेक्ट से। मिसाल के तौर पे ए क्रॉस बी का जो आपके पास आंसर आया वो आया सी वेक्टर। अब जो सी वेक्टर होता है ना वो ए वेक्टर और बी वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है और उसकी जो डायरेक्शन आ रही है वो आ रही है आपके पास अपवर्ड। अब आपने बी क्रॉस ए किया, अब जब आपने बी क्रॉस ए किया तो आपको वेक्टर मिला डी। अब डी वेक्टर की आपके पास जो डायरेक्शन आ रही है वो आ रही है डाउनवर्ड, ठीक है? अब मैं चाहता हूँ कि मैं डी वेक्टर की डाउनवर्ड डायरेक्शन को जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में कन्वर्ट करूँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको मल्टीप्लाई कर लूंगा माइनस से। जब मैं उसको मल्टीप्लाई करूंगा ना माइनस से, जो कि मैंने यहाँ पे माइनस लगाया हुआ है, तो क्या होगा उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब जब उसकी जो है वो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो मेरे पास ए क्रॉस बी और बी क्रॉस है, ये दोनों आपस में जो है वो बराबर होंगे, ठीक है? ये दो पॉइंट्स जो है वो लिख लेना अपने पास। अब बेसिकली जो है वो आपसे कह रहे हैं द एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए कितना होगा। आपके पास ए क्रॉस बी का जो एंगल है वो बी क्रॉस ए से कितना होगा, तो आपके पास 180 डिग्री का फर्क आता है, ठीक है? आपके पास कितना फर्क आता है, आपके पास 180 डिग्री का फर्क आ रहा होता है यहाँ पे, दैट इज पाई रेडियन। क्योंकि आपके पास जो 180 डिग्री है वो पाई रेडियन के बराबर है, ठीक है? तो इसका जो आंसर है वो आपके पास क्या है, ऑप्शन ए दैट इज पाई रेडियन। अब क्वेश्चन नंबर 67 है, वो आपसे कह रहे हैं कि एक्स-रेज आर प्रोड्यूस इन अ ट्यूब ऑपरेटिंग एट 10 की पावर 5 वोल्ट, द स्पीड ऑफ एक्स-रेज इज। अब वो आपसे एक्स-रेज की स्पीड्स का पूछ रहे हैं। अब आप किससे किसका पूछ रहे हैं, आपसे वो एक्स-रेज की स्पीड का पूछ रहे हैं। तो एक्स-रेज की जो स्पीड है वो कैसे निकलेगी? देखो आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास जो एक्स-रेज हैं उनको कहा जाता है जिनकी जो वेवलेंथ है वो 0.1 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर तक होती है, ठीक है? और इनकी जो एनर्जीज हैं वो बेसिकली हमारे पास जो है वो
बहुत ज़्यादा होती हैं। और इनकी जो एनर्जीज़ हैं वो हमें कैसे मिलती हैं? बेसिकली हमारे पास एक्स-रेज़ को हासिल करने के 2 तरीके हैं। एक कहलारा होता है कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स-रेज़ और एक कहलारा होता है हमारे पास ब्रेन-स्टॉर्मिंग एक्स-रेज़। कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स-रेज़ में क्या करते हो कि आपके पास कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को आप पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू मूव कराते हो, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन के पास जो है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। फिर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो जो इलेक्ट्रॉन है वहाँ के पास जो एटम वहाँ पे रखे हुए होते हैं, उनसे कोलाइड करता है, ठीक है? और एटम में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर आपके पास फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जिसको आपने मूव कराया है बाय द हेल्प ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, अगर वो इतना काबिल हो कि वो आपके पास जो है वो एटम के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा दे, तो आपके पास जो है वो एटम के अंदर से एक्स-रेज़ सॉरी एटम के अंदर से एनर्जीज़ निकलेंगी, ठीक है? फिर आपके पास एक सीरीज़ बन जाएगी, वो बनेगी के अल्फ़ा, के बीटा, के गामा, इस टाइप की सीरीज़ होगी, ठीक है? तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप किसी भी चार्ज पार्टिकल या आप जो है वो किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर वर्क डन कर रहे हो, ठीक है? अब जब आप किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर वर्क डन कर रहे हो, तो वो जो किए जाने वाला वर्क डन है ना, वो इलेक्ट्रॉन के अंदर स्टोर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, यानी कि W इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। अब आपके पास जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपके पास और आपके पास उसमें मॉडर्न फिजिक्स में जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है ना, वो आपके पास होता है दैट इज़ वोल्टेज इक्वल्स टू W ओवर Q, यानी कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इट इज नोन एज वोल्टेज। तो Q को वहां भेज दो, फिर आपके पास बन जाएगा W इक्वल्स टू वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय Q, ठीक है? अब इस वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय Q को उठा के आप जो है वो यहाँ पे आके पुट कर लें, तो ये आपके पास बन जाएगा वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय Q इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? वोल्टेज आपको कितना गिवन है? वोल्टेज जो आपको गिवन है वो गिवन है 10 की पावर 5। और आपको जो चार्ज है, चार्ज कितना गिवन है? चार्ज जो है, क्योंकि हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को जो है वो इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। सर क्या हर केस के अंदर इलेक्ट्रॉन को इंट्रोड्यूस कराएंगे? हमारे कोर्स के मुताबिक इलेक्ट्रॉन का तस्करा है, ठीक है? और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है आपके पास 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 19। तो ये आपके पास बन गया 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 19। अब क्या करो, आपके पास जितनी भी जो वो वाली टर्म्स हैं, ऑर्डर्स वाली है 10 वाली, उनको एक तरफ कर लो और बाकी सबको एक तरफ कर लो, यानी कि बन गया आपके पास 10 की पावर 5 यहाँ पे और 10 की पावर माइनस का 19 यहाँ पे। अब बेसिस सेम पावर्स क्या होती हैं आपके पास हो जाएंगी ऐड, तो यानी कि 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 14 जूल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। अब जो है वो बेसिकली आपने यहाँ से जो है वो एक अदद वेलोसिटी मालूम करनी थी, आपने काइनेटिक एनर्जी जो है वो तो मालूम करनी नहीं थी। अब जो है वो बेसिकली हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी मालूम करने के लिए जा रहे हैं, तो मैं पेज को थोड़ा-सा टर्न कर लेता हूँ, ठीक है? अब आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी आई थी, वो कितनी आई थी? वो आई थी आपके पास K डॉट E इक्वल्स टू 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 14। अब काइनेटिक एनर्जी का आपके पास फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का आपके पास फॉर्मूला होता है दैट इज़ हाफ mv स्क्वायर इक्वल्स टू 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 14। अब इस 2 को आप जो है वो वहाँ ले जाएँ और 1.6 से मल्टीप्लाई कर लें, तो आपके पास बन जाएगा mv स्क्वायर इक्वल्स टू 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 14 मल्टीप्लाई बाय 2। अब 1.6 को आपने मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो हम इसको इस तरीके से करेंगे, ऊपर 1.6 और नीचे 2। तो यानी कि 6 वन ज़ा 6, 6 टू ज़ा कितना होता है? आपके पास 12 होता है। तो यानी कि 2 यहाँ और 1 यहाँ। 2 वन ज़ा 2, 2 प्लस 1 कितना होगा? 3। और आपके पास जो पॉइंट है वो 1 डिजिट के बाद आ रहा है, तो मैंने भी यहाँ पे जो पॉइंट है वो 1 डिजिट के बाद यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो ये आपके पास बन गया mv स्क्वायर इक्वल्स टू 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 14, ठीक है? अब इस m को भी नीचे लिया तो आपके पास बन गया v स्क्वायर इक्वल्स टू 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 14 डिवाइडेड बाय 9.115 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 31। अभी आपके पास जो नीचे डिनोमिनेटर में जो 10 की पावर माइनस का 31 है ना, इसको आप ऊपर ले जाओ। जब ये आप इसको ऊपर ले जाओगे तो बेसिस सेम और पावर्स क्या होंगी आपके पास हमेशा जो है वो ऐड ही हो रही होंगी। तो ये क्या होगा? ये आपके पास बन जाएगा वी स्क्वायर इक्वल्स टू 3.2 अपॉन 9.115 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 14 और प्लस का 31। अब माइनस का 14 और आपके पास प्लस का 31, ये कितना होगा? ये आपके पास बराबर होगा आपके पास, अल्लाह भला करे, हाँ ये चला गया 10 10 17, यानी कि आपके पास जो है वो यहाँ पे आंसर आएगा 10 की पावर 17। तो बन गया आपके पास ये वी स्क्वायर इक्वल्स टू 3.2 अपॉन 9.115 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 17। अब क्या करो, जो 3.2 और 9.115 है ना, ये मुझे अच्छे नहीं लग रहे। तो मैं क्या करूंगा, मैं जो हूँ वो पॉइंट को आगे शिफ्ट करूंगा, जितनी बार पॉइंट को आगे शिफ्ट करूंगा उतनी बार नीचे डिनोमिनेटर में 1 के साथ 0 लिखूंगा। ये कुछ भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, सिर्फ इसके अंदर जो कैलकुलेशन है वो लंबी है बस, ठीक है? तो ये आपके पास बन जाएगा यहाँ पे वी स्क्वायर इक्वल्स टू 32 ओवर 10 अपॉन 9.115
ओवर और पॉइंट को जब मैं आगे शिफ्ट करूँगा तो 1, 2, 3 ओवर 1000, ठीक है? मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7। अभी आपके पास बन गया वी स्क्वायर इक्वल्स टू 32 ओवर 9115 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 और ये आपके पास बन गया दैट इज ये 10 जब ऊपर जाएगा तो बन जाएगा 10 की पावर माइनस का 1। अब बेसिस सेम और पावर्स क्या होंगी आपके पास हमेशा ऐड होंगी, तो ये आपके पास बन जाएगा 10 की पावर 9। तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू 32 ओवर 9115 मल्टीप्लाई बाय और 10 की पावर 7। अब 10 की पावर 7 जो है वो 10 की पावर माइनस के 1 से ऐड होगी तो आपके पास बन जाएगा 10 की पावर 6 और 10 की पावर 6 और 10 की पावर 3 आपके पास किसके बराबर होगा, या आपके पास बराबर होगा 10 की पावर 9 के। तो यहाँ पर ही आ गया। अब बेसिकली आपने लेना है यहाँ पे रूट। जब आप यहाँ पे मेरा बच्चा रूट लोगे ना तो आपने एक चीज़ का ख्याल ये रखना है कि आपके पास जो ऑर्डर ऑफ 10 है ना वो हमेशा कैसे चलेगा, ऑर्डर ऑफ 10 जो है वो आपके पास यहाँ पे इवन चलेगा। लेकिन यहाँ पे ऑर्डर ऑफ 10 क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। इवन नंबर कौन से होंगे, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ये आपके पास इवन नंबर्स हैं। और नंबर्स कौन से होंगे, 1 3 5 7 9, ठीक है। अब जब आप स्क्वायर रूट अप्लाई करते हो ना तो जो 9 है ना, 9 का अगर आप स्क्वायर रूट लोगे तो बेसिकली आपके पास आएगा 4.5 समथिंग, ठीक है। तो 10 की पावर 9 का, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास सिनेरियो क्या है, आपके पास जो है वो सिनेरियो ये है कि क्यों ना मैं एक काम करूं कि मैं जो इस 10 की पावर 9 यहाँ पे गिवन है ना, मैं जो हूँ वो बेसिकली इसको कन्वर्ट कर देता हूँ इवन के अंदर। मैं इसको कैसे कन्वर्ट करूंगा, देखो आपके पास 32 लिखा हुआ है, इस 32 के आगे ना पॉइंट है। अब मैं ये कर रहा हूँ, मैं पॉइंट को आगे शिफ्ट कर रहा हूँ। अब जितनी बार मैं पॉइंट को आगे शिफ्ट करूंगा उतनी बार मैं नीचे उतनी बार मैं 10 लिखूंगा। तो ये मैं पॉइंट को एक बार आगे शिफ्ट कर रहा हूँ तो आपके पास बन गया वी स्क्वायर इक्वल्स टू 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 और फिर मल्टीप्लाई बाय 10। ये इजाफी 10 जो है वो बेसिकली आपके पास यहाँ से आया। मैंने क्या किया, मैंने जो है वो पॉइंट को आगे शिफ्ट करा। और जब मैं कितनी जितनी भी बार पॉइंट को आगे शिफ्ट करूंगा मैं उतनी बार नीचे उतनी बार सॉरी साइड में 10 लगाऊंगा, ठीक है। अब मैंने पॉइंट को एक बार शिफ्ट करा तो मैंने एक बार 10 लगाया। अगर मैं जो हूँ वो पॉइंट को 3 बार शिफ्ट करता तो मैं जो हूँ वो 3 बार 10 लगाता। तो यहाँ के बाद बन गया 3.2 डिवाइडेड बाय 9 115 और वो 10 की पावर 9 और 10 इस तरीके से चलता जा रहा है, ठीक है। तो यह केवल बन गया 3.2 ओवर 9115 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 10, ठीक है। ये था बेसिकली आपके पास ये वाला क्वेश्चन। अब इसको हमने जो है फर्दर सॉल्व करना है। अब इसको फर्दर सॉल्व अगर हमको करेंगे तो बेसिकली हमारे पास जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम इसका लग जाएगा। तो क्यों ना हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग ऑप्शन में जाते हैं और ऑप्शन में जाके वाली चीज़ चेक करते हैं कि भाई हमें ऑप्शन कितने गिवन है। कभी-कभी क्या होता है, कभी-कभी ना आपको ना रिवर्स इंजीनियरिंग लगानी होती है, ठीक है। रिवर्स इंजीनियरिंग से क्या होता है कि आपके पास जो है वो ऑप्शंस को देखते हुए आप जो है वो सवाल की तरफ बढ़ें। अब आपके पास जो ऑप्शन है वो सारे के सारे ऐसे गिवन हैं जिसका हम लोगों ने स्क्वायर लिया है, स्क्वायर रूट लिया है। तो ज़ाहिर सी बात है कि मुझे जो है वो इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। अब मैं इसका स्क्वायर रूट कैसे ले सकता हूँ, अब इसको हमने जो है वो सोचना है। ओके, तो ये आपके पास बन गया वी स्क्वायर इक्वल्स टू 3.2 ओवर 9115 मल्टीप्लाई बाय 10। अगर मैं यहाँ पे जो है वो कुछ ना कुछ बेसिक मैथ का फंक्शन अप्लाई करूँ और अगर मैं इसको एज्यूम कर लूँ कि जो मेरे पास 9115 है ना, अगर मैं इसको एज्यूम कर लूँ कि मेरे पास जो है ये 9100 के बराबर है, तो ये मेरे पास जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हेल्प हो जाएगी और मुझे जो है वो कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगी, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिक मैथ जो है मुझे ये इजाज़त देती है कि मैं क्या करूँ कि मैं अपने नंबर्स को ना कुछ चेंज कर सकता हूँ। जैसे 9.8 को मैं 10 बना सकता हूँ, मैं जो हूँ वो 4.5 को 5 बना सकता हूँ, ओके। तो मैं बेसिक मैथ की मदद से एक काम ये कर सकता हूँ कि मैं जो हूँ अपने नंबर को चेंज कर सकता हूँ, मैं करीब-करीब नंबर में लेकर आ सकता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास एक जगह पे 2 गिवन था, आपने उसको 1000 बना दिया, तो फिर आपका जो आंसर है वो गलत ही आना है, ठीक है। तो ये आपके पास बन गया 3.2 और ओवर 9100, तो यानी कि ये आपके पास बनेगा 3.2 ओवर 9100, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 10। ये आपके पास जो है हम लोग अभी तक इतना समराइज हम लोगों ने किया है, ठीक है। अब मैं क्यों ना एक काम करूं, मैं एक काम ये कर लेता हूं कि मेरे पास जो 9100 है ना, ये 9100 बना कैसे। ये मेरे पास 9100 जब बना है जब मेरे पास जो है ये कुछ ऐसा लिखा हुआ होगा, 91 मल्टीप्लाई बाय 100,
जब भी जो है ये मेरे पास जो है वो डबल ज़ीरो यहाँ पे इसी वज़ह से आया। तो मैं 9100 को खोल के ऐसे लिख रहा हूँ ताकि जो है मुझे क्लैरिफ़ाई हो सके। तो ये आपके पास बन गया v स्क्वायर इक्वल्स टू 3.2 ओवर 91 मल्टीप्लाई बाय 100 और ये बन गया मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 10। अब बेसिस सेम होंगी, पावर आपके पास जो है वो ऐड हो जाएँगी कैसे? अब देखो आपके पास ये 100 नीचे है और जब ये 100 ऊपर जाएगा तो बन जाएगा 10 की पावर माइनस का 2 और जो 10 की पावर 10 में 10 की पावर माइनस का 2 ऐड होगा तो ये आपके पास बन जाएगा 10 की पावर 8। यानी कि वी स्क्वायर इक्वल्स टू 3.2 ओवर 91 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8। ठीक है, अब जो है वो मुझे ये वाली चीज़ नज़र आ रही है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह इनको जो है वो बाकायदगी से सॉल्व कर सकता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। अब अगर मैं जो हूँ वो इनको सॉल्व करने के लिए जाता हूँ, अगर मैं 3.2 को डिवाइड कर देता हूँ 91 से, देखिए मेरे पास क्या आंसर आएगा। अगर मैं 3.2 को मल्टीप्लाई करूँ 10 से तो मेरे पास आंसर आएगा 32। अगर मैं 3.2 को मल्टीप्लाई करूँ 20 से तो ये मेरे पास आंसर आएगा 3.2 मल्टीप्लाई बाय 2 और फिर अगर 6.4 और मल्टीप्लाई बाय 10 जो है 64। यानी कि अगर मैं 3.2 को मल्टीप्लाई करूँ 3 से तो आपके पास आंसर आएगा 9.6 क्योंकि 2 टू ज़ 4 और अगर 3.2 को मल्टीप्लाई बाय 2 3 करूँ और देन मल्टीप्लाई करूँ 10 से तो आपके पास आंसर आएगा 96। तो इसको जो है मैं काम करता हूँ कि मेरे पास जो है वो 2 के टेबल में आराम से डिविजिबल हो रहे थे, तो मैं काम करता हूँ बेटा मैं क्या हरकत कर रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ। देखो जब आप 3.2 को आप मल्टीप्लाई करो 10 से, आपके पास क्या आंसर आएगा? आपके पास आएगा 32। अब जो मेरा 32 है वो 91 से आराम से बआसानी डिविजिबल नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं बेसिकली यहाँ पे 2 का इज़ाफ़ा करता हूँ, तो ये आपके पास बन जाएगा v स्क्वायर इक्वल्स टू 3.2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है? तो ये आपके पास बन जाएगा 3.2 मल्टीप्लाई बाय 2 टू द 4 और 2 हिस्सा कितना होता है आपके पास 6 तो यानी कि 6.4 यानी कि 64। लेकिन अगर मैं जो हूँ वो 3.2 को मल्टीप्लाई करूँ 3 से और मल्टीप्लाई करूँ 10 से तो आपके पास क्या बनेगा 3 टू द 6 3 टू द 6 और आपके पास 3 टू द 9 यानी कि 9.6 यानी कि 96। यानी कि मैं ये काम करता हूँ, मैं बेसिकली जो है वो 3.2 को अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ 91 से तो मैं ये काम ये कर सकता हूँ कि मैं ऐसा लिख सकता हूँ दैट इज़ 20। तो यानी कि आपके पास 3.2 वन ज़ा 3.2 और 3 पॉइंट वी स्क्वायर इक्वल्स टू 3.2 ओवर 91 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 और ये आपके पास बन जाएगा 3.2 वन ज़ा 3.2 और 3.2 डिवाइडेड बाय 91 तो यानी कि मैं ऐसा काम कर सकता हूँ 25। तो यहाँ के बाद बन गया वी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन 25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8। अब आप क्या यहाँ पे अप्लाई करो, अब आप यहाँ पे अप्लाई कर लो रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, जैसे ही आप जो है वो रूट ऑन बोथ साइड्स यहाँ पे अप्लाई कर लोगे तो आपके पास बन जाएगा वी स्क्वायर, सॉरी अब तो सिर्फ वी रहेगा, तो ये आपके पास बन जाएगा वी इक्वल्स टू 1/5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8। अब आपके पास जो 1/5 है ना किसके बराबर होता है? 1/5 जो है ये देखो 1 अंदर 5 बाहर, तो यहाँ क्या बन गया पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ तो 5 टू ज़ा 10 तो यानी कि ये आपके पास जो है बन जाएगा 0.2। आपके पास जो 1/2 है 1/5 है वो 0.2 के बराबर होगा और जब 10 की पावर 8 के ऊपर रूट आएगा तो वो आपके पास बन जाएगा वो 4। तो यानी कि ये आपके पास बन गया v इक्वल्स टू 0.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। ठीक है, अब पॉइंट को आगे शिफ्ट करो, जितनी बार पॉइंट को आगे शिफ्ट करोगे उतनी बार नीचे डिनोमिनेटर 1 के साथ 0 लिखोगे तो आपके पास बन गया 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 अपॉन 10 की पावर 1। तो या क्या बन गया 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। यानी कि मुझे ये पता चल गया कि भाई इसका जो मेरे पास आंसर बन रहा होगा ना, इसका मेरे पास जो आंसर है वो 2 की रेंज के अंदर आ रहा होगा। ठीक है, ये मेरे पास रियल वैल्यू है। ठीक है, और ये मेरी जो है वो एजम्पशन है, क्योंकि मैंने एजम्पशन आपको शायद याद हो कि जब मैंने इसको ऊपर सॉल्व कराया था ना तो मैंने क्या किया था, मैंने चालाकी से 9115 को 9100 के इक्वेट करा लिया था। ठीक है, तो इसका मुझे पता था कि मुझे जो आंसर मिलेगा वो एक ट्रू मिलेगा और एक वेरिएबल में मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये मेरे पास जो है वो वेरिएबल है। लेकिन जो इस रियल आंसर के अंदर मुझे जो है ये वाली चीज़ पता है कि रियल आंसर के अंदर मुझे जो है वो 2 लास्ट में दिखना चाहिए। ठीक है, तो मुझे एक आंसर पहले से ही लग रहा था कि वो मेरे पास सही है। उसको अगर मैं स्लाइड डाउन करूँ आपके सामने तो ये बन जाएगा ये रहा। दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8। ये जो आंसर है ये बेसिकली जो है आपके पास स्पीड ऑफ एक्सरेज का आंसर है। ठीक है, अब देखो सवाल जो है वो कितना छोटा सा पूछा गया लेकिन सवाल की कैलकुलेशन देखो कितनी है, कितनी ज्यादा बेसिक मैथ जो है वो इसके अंदर अप्लाई हो रही है। ठीक है, बेटा मैं वो टीचर नहीं हूँ कि मैं चाहता मैं इसको कैलकुलेटर से भी सॉल्व करा देता। ठीक है, और मैं बेसिक मैथ नहीं करता तो आपको पता भी नहीं चलता। ठीक है, लेकिन मैंने जो है अपना फर्ज निभाया और मैंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग जो हो आप लोगों का इंशाल्लाह इसके अंदर फायदा हो जाए। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 69।
सॉरी, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 में बेसिकली आपको कह रहे हैं कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर प्रोजेक्टाइल हैविंग मैक्सिमम हाइट इक्वल टू हॉरिजॉन्टल रेंज। देखो आपके पास अगर मैक्सिमम हाइट जो है वो रेंज के बराबर हो जाए, जब भी आपके पास जो है वो मैक्सिमम हाइट जो है ना अगर वो रेंज के बराबर हो जाएगी, तो आपने वाली बात याद रखना है कि आपके पास जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा ना वो हमेशा कितना होगा, वो आपके पास बराबर होगा 76 डिग्री। ठीक है, 76 डिग्री बेसिकली हमारे पास एक वो एंगल है जिसके ऊपर हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज और प्रोजेक्टाइल आपस में बराबर हो जाते हैं। ठीक है, अभी आपके पास जो 45 डिग्री है ना बेटा, ये 45 डिग्री बेसिकली आपके पास जो है ना ये वो एंगल है जिसके ऊपर आपके पास जो रेंज है ना वो मैक्सिमम होती है। इस वैल्यू पे आपके पास जो रेंज है ना वो मैक्सिमम होती है, हमेशा याद रखना। अब लिखा हुआ है, इफ अ मैन गोज टू अ हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ फ्रॉम इट्स सरफेस, his weight relative to that of अर्थ will become। देखो आपके पास सिंपल क्वेश्चन ये है कि आपके पास कोई बंदा है, वो बंदा जो है वो अर्थ के सरफेस से ऊपर चला गया। अब आपके पास जो बंदा है वो अर्थ के सरफेस से इतना ऊपर चला गया जितना आपके पास जो है वो अर्थ का रेडियस है। तो मुझे वाली चीज बताइए कि आपके पास एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी और आपके पास वेट क्या होगा। क्योंकि देखो ऐसा होता है बेसिकली जब हम जो है जब वो अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं ना, जब हम जो है वो अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं तो हमारे पास जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, हमारे पास जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है, वो आपके पास क्या होती है, वो आपके पास कम होती है। और अगर आपने पता लगानी हो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑन अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला है। और वो फॉर्मूला आपके पास होता है दैट इज जी कॉम्प्लीमेंट ओवर जी इक्वल्स टू आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, अब वो आपसे क्या कह रहा है, अब वो आपसे कह रहा है कि भाई हमारे पास जो है ना हम किसी भी अर्थ के सरफेस से इतना ऊपर जा रहे हैं जितना अर्थ का हमारे पास रेडियस है। ठीक है, तो यानी कि एच की वैल्यू वो आपको कह रहे हैं कि हम लोग जो है एच की वैल्यू आर ही जा रहे हैं, जितना अर्थ का रेडियस है हम इतना ही ऊपर जो है वो अर्थ के सेंटर से जा रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कि वेट क्या होगा। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास जो है वो एक फॉर्मूला है ये वाला, और इस एच की जगह पे हम आर ही पुट करेंगे एंड देन यहाँ से जी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू निकाल देंगे। तो ये आपके पास बन जाएगा जी कॉम्प्लीमेंट ओवर जी इक्वल्स टू आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, अब एच की जगह पे आप लिखोगे यहाँ पे आर ई, तो ये बन गया आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस आर ई और ये भी स्क्वायर। तो आर ई प्लस आर ई कितना होगा, टू आर ई होगा, और टू आर ई का स्क्वायर करो कितना बनेगा, फोर आर ई स्क्वायर बनेगा। तो यानी कि आपके पास बन गया आर ई स्क्वायर अपॉन फोर आर ई स्क्वायर। अभी आपके पास जो ऊपर वाला आर ई स्क्वायर है नीचे वाले आर ई स्क्वायर को जो है वो बासानी कैंसिल कर लेगा, और ये आपके पास बन जाएगा जी कॉम्प्लीमेंट ओवर जी इक्वल्स टू 1/4। तो जी को वहां भेज दो, यानी कि बन गया जी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू जी/4। यानी कि उस पॉइंट पे आपके पास एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होगी, उस पॉइंट पे आपके पास एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो ओरिजिनल वैल्यू के 4 टाइम्स कम हो जाएगी। ठीक है, तो आपके पास वेट कितना हो जाएगा, तो बेसिकली आपके पास वेट का फॉर्मूला क्या है, वेट का फॉर्मूला है आपके पास डब्ल्यू इक्वल्स टू एम जी। यानी कि आपके पास जो वेट है वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, और आपके पास एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो अगर आपके पास 4 टाइम्स कम हो रही है तो आपका जो वेट है वो भी 4 टाइम जो है वो कम हो जाएगा। अच्छा, ये वाली चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना आपके पास आर ई प्लस एच, ये आर ई प्लस एच जो है ना ये बेसिकली आपके पास डिस्टेंस है, और ये जो आपके पास डिस्टेंस है ना ये बेसिकली मेजर हो रहा है फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। ये फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ से आपके पास जो डिस्टेंस है वो मेजर हो रहा है। ठीक है, 99% केसेस के अंदर जब भी आपके पास एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ से सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ये था बेसिकली हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर आई थिंक सो 40, सॉरी 69। अब जो है आगे चलते हैं और इसके जो है वो मजीद क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ये रहा 1/4 हो गया आपके पास वैल्यू। अब वो आपसे कह रहे हैं कि आपने क्या करा, आपने ट्रीटिंग लोकलाइज कैंसीरियस ट्यूमर को आपने जो है उसको हल किया। वी यूज अ नैरो बीम ऑफ। देखो आपके पास क्या होता है कि हमारे पास ना जो भी किसी को अगर कैंसर हो जाता है तो हम क्या करते हैं, हम उसकी कीमो करते हैं। कीमो में क्या होता है, कीमो में बेसिकली आपके पास ये होता है कि आपके पास जो कैंसर के जो जर्म्स है ना वो एक पॉइंट पे इकट्ठे होते हैं। तो हम जब कीमो करते हैं ना तो हम उस जो कैंसर के जो जर्म्स है ना उनको हम वहां से निकाल देते हैं, तो इसको बेसिकली हम कीमो कहते हैं। कीमो थोड़ी खतरनाक भी होती है यूजुअली। अब बेसिकली आपके पास सिनेरियो ये होता है कि आपके पास जो कीमो की जाती है ना वो दो तरह से की जाती है। या तो आप लेजर्स के थ्रू कीमो करते हैं, या तो आप जो है वो पार्टिकल्स के थ्रू जो है वो कीमो करते हैं। ठीक है, अब जब आप पार्टिकल्स के थ्रू कीमो करेंगे ना तो बेसिकली आपके पास जो वो पार्टिकल्स होंगे जो आपके पास अल्फा रेज है ना, ये
ये जो आपके पास कीमो कहला रही होती है ना, ये आपके पास कहला रही होती है पार्टिकल वाली कीमो। और एक और चीज़ होती है जिसको हम लोग कह रहे होते हैं लेज़र, ठीक है? तो लेज़र भी आप लोगों ने जो है वो डॉक्टर्स की टर्म में वाली बात सुनी होगी कि मुझे जो है वो लेज़र से किसी को ऑपरेशन हो रहा है, तो लेज़र में बेसिकली वो लोग ये करते हैं कि आपके पास जो कैंसर के जो जर्म्स है ना, उसको वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है? तो या ये बेसिकली जो था वो आपका था क्वेश्चन नंबर 70 जो कि आपके पास हुआ जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 देखें, क्वेश्चन नंबर 71 में वो बेसिकली आपको ये कह रहा है कि अ पार्टिकल इज़ मूविंग इन वन डायमेंशन फाइनली कम्स टू रेस्ट। व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन एक्सीलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग मोशन। अब बेसिकली आपके पास होता बताऊं क्या है, आपके पास ये होता है कि मिसाल के तौर पे ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 70 है, ठीक है? आपके पास मिसाल के तौर पे ये ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट ये जो मूव कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट सीधे हाथ पे मूव कर रहा है, यानी कि इसकी जो वेलोसिटी है वो सीधे हाथ पे। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर सीधे हाथ पे फोर्स अप्लाई करना शुरू कर लूँ ना, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक्सीलरेट होगा, ठीक है? और ये कभी भी नहीं रुकेगा। अब होता ये है कि मिसाल के तौर पे आपके पास यही ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट सीधे हाथ पे मूव कर रहा है, यानी कि इसकी जो वेलोसिटी है वो सीधे हाथ पर है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ वो उल्टे हाथ पे कर रहा हूँ। अब जब मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स जब मैं उल्टे हाथ पे अप्लाई कर रहा हूँ, तो होगा ये कि मेरे पास जो ये ऑब्जेक्ट है, ये एक वक्त आएगा, एक वक्त आकर मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है ये स्टॉप कर जाएगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि आपके पास जो वेलोसिटी है वो सीधे हाथ पे और आपके पास जो फोर्स है वो उल्टे हाथ पे। तो वेलोसिटी और फोर्स इन दोनों के दरमियान का एंगल कितना है? इन दोनों के दरमियान का आपके पास जो एंगल है वो बेसिकली है आपके पास 180 डिग्री, ठीक है? और 99% केसेस के अंदर आपके पास जहाँ बॉडी की फोर्स होती है, वहीं पे बॉडी का एक्सीलरेशन होता है। और 99% केसेस के अंदर आपके पास जहाँ पे बॉडी की वेलोसिटी होती है, वहीं पे बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इसी को बेसिकली हम लोग कह रहे होते हैं रिटार्डेशन, ठीक है? रिटार्डेशन क्या होती है? रिटार्डेशन में आपके पास कोई भी जो बॉडी है, उस बॉडी की आपके पास स्पीड कम होती है। और उस बॉडी की आपके पास स्पीड कैसे कम होती है? आपके पास बॉडी जो है वो सीधे हाथ पे मूव कर रही है मिसाल के तौर पे, और फोर्स लग रही है उल्टे हाथ पे, ठीक है? तो इसको बेसिकली हम लोग कहते हैं रिटार्डेशन, इसको नेगेटिव एक्सीलरेशन नहीं कहते। पॉजिटिव एक्सीलरेशन हमारे पास वो एक्सीलरेशन होती है जो सीधे हाथ पे अप्लाई हो, और नेगेटिव एक्सीलरेशन हमारे पास वो एक्सीलरेशन है जो कि उल्टे हाथ पे अप्लाई हो, ठीक है? तो आपके पास जो वेलोसिटी या आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट और इनका एंगल आपके पास फोर्स या एक्सीलरेशन से जो बन रहा होगा ना, वो बेसिकली आपके पास बन रहा होगा 180 डिग्री, ठीक है? यानी कि पाई रेडियन। तो इसका जो आंसर है वो आपके पास है ये पाई। जरा ना, क्वेश्चन नंबर 72। देखो क्वेश्चन नंबर 72 में बेसिकली आपको ये कहना है कि आपके पास जो वेलोसिटी है साउंड की वो ज्यादा होती है। आपके पास जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा होती है आपके पास गैसेस से। आपके पास वो ज़्यादा क्यों होती है? देखो इसी वज़ह से होती है बेसिकली, आपके पास अपने रिलेशन याद रखना है, और वो रिलेशन आपके पास कहला रहा होता है दैट इज़ वेलोसिटी ऑफ सॉलिड्स, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड्स इन सॉलिड इज़ ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड्स इन लिक्विड्स, एंड इट इज़ ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड इन गैस। ये आपके पास जो है वो रिलेशन है, ठीक है? हमेशा। अब बेसिकली आपके पास जो है वो वेलोसिटी ऑफ साउंड का आपके पास जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है दैट इज़ वेलोसिटी इक्वल्स टू बी अपॉन रो। यानी कि आपके पास जो स्पीड ऑफ साउंड है वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। एक डिपेंड करती है मटेरियल की इलास्टिक प्रॉपर्टी के ऊपर, और एक डिपेंड करती है मटेरियल की डेंसिटी के ऊपर। इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या होती है? इलास्टिक प्रॉपर्टी ये होती है कि बेसिकली हमारे पास ना एक स्ट्रेन और स्ट्रेस का ग्राफ बनता है कुछ इस तरीके से। ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको बना के दिखा रहा हूँ, कोई बच्चा इसको ना बनाए, क्योंकि जब आप इंजीनियरिंग करोगे तो आप खुद ही पढ़ लोगे, ठीक है? तो ये बेसिकली आपके पास करा रहा होता है इलास्टिक रीजन। सर ये आगे वाला रीजन क्या होता है उसको छोड़ दो, ठीक है? अब बेसिकली अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ना किसी इलास्टिक लिमिट में, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर इलास्टिक लिमिट में फोर्स अप्लाई करो, और वो जो ऑब्जेक्ट है अगर वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन दोबारा से रिगेन कर ले, तो उसको बेसिकली हम लोग कह रहे होते हैं बॉडी की इलास्टिसिटी, या इसको अच्छे जुबान में कह रहे होते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मिसाल के तौर पे आपके पास स्केल होगा 5 रुपए वाला। आप क्या करें, आप अपने स्केल के दोनों एंड्स को पकड़ें और उसको मोड़ दें। जब आप अपनी स्केल के दोनों एंड्स को पकड़ के मोड़ देंगे, तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि आपने क्या करा, आपने फोर्स अप्लाई करी। आपने जैसे ही फोर्स अप्लाई करी स्केल के ऊपर, तो आपका जो स्केल था वो कुछ ऐसा हो गया, ठीक है? और आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ऐसे,
ठीक है? तो जैसे ही आप फ़ोर्स हटाएँगे, तो आपके पास जो स्टील का स्केल है या आपके पास जो स्केल है, वो दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोज़ीशन पे जो है वो आ जाएगा, ठीक है? तो उसको बेसिकली हम लोग कह रहे होते हैं इलास्टिक प्रॉपर्टी या इलास्टिसिटी या फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है? अब आपके पास जो स्पीड ऑफ साउंड है, वो सॉलिड्स में इसी वजह से ज़्यादा होती है, क्योंकि आपके पास जो है स्पीड ऑफ साउंड जो सॉलिड में इसी वजह से ज़्यादा है, क्योंकि आपके पास वेलोसिटी ऑफ साउंड डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और वेलोसिटी ऑफ साउंड इलास्टिसिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है? तो जिसकी आपके पास जो है वो डेंसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है? उसकी जो है वो आपके पास जो स्पीड है, ठीक है? वो क्या हो जाएगी, वो बेसिकली आपके पास जो है वो कम हो जाएगी। लेकिन सॉलिड्स में क्या होता है, सॉलिड्स में आपके पास जो कोई भी आपके पास जो मटेरियल्स है ना, मटेरियल्स की आपके पास जो डेंसिटी है एज़ कंपेयर टू लिक्विड्स एंड गैसेस, आपके पास कोई भी जो सॉलिड्स हैं, उनकी जो आपके पास डेंसिटी है एज़ कंपेयर टू आपके पास लिक्विड्स और गैसेस, ये कम होती है, ठीक है? जब ये कम होती है, तो उनके पास जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। अब आपके पास जो इलास्टिसिटी होती है ना सॉलिड्स के अंदर, वो भी कम होती है। आपके पास लिक्विड्स और गैसेस को ना हम लोग फ्लूइड्स कह रहे होते हैं, और फ्लूइड्स की डेफिनेशन क्या है? फ्लूइड्स की सबसे अच्छी डेफिनेशन ये है कि जिसके अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाए। जिसके अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाए ना, वो बेसिकली आपके पास कहला रही होती है फ्लूइड्स, ओके? तो बेसिकली आपके पास जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है सॉलिड्स में इसी वजह से ज़्यादा है, क्योंकि भई हमारे पास जो सॉलिड्स हैं, उनकी डेंसिटी कम है एज़ कंपेयर टू लिक्विड्स और गैसेस, और उनकी जो इलास्टिसिटी है, वो ज़्यादा है। इसी वजह से जो है बेसिकली हमारे पास जो वेलोसिटी ऑफ साउंड्स हैं, सॉलिड्स में वो ज़्यादा हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो ऑप्शन बी है, वो राइट आंसर है। ठीक है? तो बेटा थ्योरी पढ़ाने की और पीछे की बैकग्राउंड स्टोरी की सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाने की एक वजह है, और वो एक वजह ये है कि आपके पास जिस किस्म का सवाल आ जाए, वो आप जो है वो करें, ठीक है? मैं ऐसा भी कर सकता था कि मैं जो हूँ क्वेश्चन नंबर 76 पढ़ाऊँ, आपको रिलेशन पढ़ाऊँ, मैं आगे बढ़ जाऊँ, ठीक है? लेकिन आपके पास जिस किस्म का सवाल आ जाए, उसको जो है वो आप अटेंड कर सकें, और इंशाल्लाह आपके फिज़िक्स में पूरे से पूरे मार्क्स आएँ, ठीक है? मुझे बड़ी खुशी होगी कि आप लोग जो हैं जब अल्हम्दुलिल्लाह अपनी-अपनी डिज़ायर फ़ील्ड में जाएँगे कराची यूनिवर्सिटी के अंदर ना। क्वेश्चन नंबर 73, अच्छा मैं ना स्ट्रेस स्ट्रेन मिटा रहा हूँ, मैंने से समझाने के लिए बताया था। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 में बेसिकली वो आपसे कह रहे हैं कि आपके पास एक बॉडी है जिसका मान 2 किलोग्राम है, उसको आपने एक वर्टिकल अपवर्ड उसको आपने लेकर गए, कितना लेकर गए? उसको आप 2 मीटर तक लेकर गए। आप बेसिकली बताएँ कि आप कितना उसके ऊपर वर्क डन करेंगे? वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन का आपके पास फॉर्मूला होता है, दैट इज़ W इक्वल्स टू FD कॉस ऑफ थीटा। अब यहाँ पे जो कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप जो फ़ोर्स लगा रहे हैं, उसके ऊपर वर्क डन कराने के लिए वो फ़ोर्स बेसिकली आप उस ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर लगा रहे हैं। और वेट का फ़ॉर्मूला क्या होता है? वेट का फ़ॉर्मूला होता है आपके पास mg, तो यानी कि बन गया आपके पास mg d cos थीटा। अब बेसिकली यहाँ पे ये है कि यहाँ पे साफ अल्फाजों में आपको ये चीज़ लिखी हुई है कि आपके पास एक बॉडी है, उसको आप रेस कर रहे हैं वर्टिकली अपवर्ड। जब आप बॉडी को रेस करेंगे ना वर्टिकली अपवर्ड, यानी कि आप बॉडी को ज़मीन से ऊपर लेकर जाएँगे, ठीक है? तो बॉडी का जो वेट है, वो एक्ट करेगा डाउनवर्ड, ठीक है? और बॉडी की डिस्प्लेसमेंट होगी ऊपर। तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट और वेट, इन दोनों का आपके पास जो एंगल है ना, वो ऐसा बन रहा होगा। डिस्प्लेसमेंट हो रही है ऊपर और वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड। तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट और वेट, इन दोनों का एंगल आपके पास होगा 180 डिग्री। और कॉस 180 किसके बराबर होगा? कॉस 180 जो है वो आपके पास बराबर होगा माइनस के 1 के। तो यानी कि ये आपके पास आ गया, दैट इज W इक्वल्स टू माइनस का mgd। ओके, अब आपको m कितना गिवन है? आपको m गिवन है 2, ठीक है? जी जो है उसकी वैल्यू आप हमेशा 10 लोगे अनटिल एंड अनलेस अगर सवाल में नहीं बताई हो, ठीक है? तो माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय 10, और डिस्प्लेसमेंट कितनी गिवन है? डिस्प्लेसमेंट आपको गिवन है, दैट इज 2। तो 2 टू द 4, एंड 10 मल्टीप्लाई बाय 4 किसके बराबर होगा? 10 मल्टीप्लाई बाय 4 जो है वो आपके पास बराबर होगा 40 जूल के। यानी कि जिसका आंसर है वो आपके पास 40 जूल आ रहा होगा, ठीक है? और माइनस के साइन के साथ आ रहा होगा। तो ये इसका आंसर आ गया। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 74, ये मेरा यूनिवर्सिटी का रोल नंबर है। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 74 में क्या है? द वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एमिटेड इन बाल्मर सीरीज आर इन द रीजन ऑफ, देखो आपके पास जो लीमन सीरीज है ना, लीमन सीरीज लाई करेगी आपके पास अल्ट्रा वायलेट रीजन के अंदर। लीमन सीरीज किसके अंदर लाई करेगी? लीमन सीरीज जो है वो आपके पास लाई करेगी अल्ट्रा वायलेट रीजन के अंदर। और आपके पास जो बाल्मर सीरीज है, बाल्मर सीरीज आपके अंदर किसके अंदर लाया करेगी? बाल्मर सीरीज जो है वो आपके पास लाया करेगी विजिबल के अंदर, ठीक है? किसके अंदर लाया करेगी? बाल्मर सीरीज जो है वो आपके पास विजिबल के अंदर लाया कर रही होगी, अल्सीरियस में कोई नहीं कर रही होगी। और आपके पास जो इंफ्रारेड है ना, वो यूजुअली पैशन के अंदर अप्लाई होती है, यूजुअली। वैसे इसके हम लोग और ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स भी करते हैं कि आपके पास जो है वो पैशन,
पे फन ब्रैकेट, उनको हम फार इंफ्रारेड, लोअर इंफ्रारेड और हाई इंफ्रारेड के नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो आंसर है वो बेसिकली आपके पास है, दैट इज विजिबल। ओके, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 70। ओके, क्वेश्चन नंबर 75 में बेसिकली वो आपको ये कह रहा है कि हमारे पास एक वेवलेंथ है, और हमारे पास जो वेवलेंथ है, ठीक है, वो एक्स-रेज़ है बेसिकली, ठीक है। अब ये बेसिकली आपके पास जो है ब्रैग्स, अब ब्रैग्स लॉ क्या होता है? देखो, आपके पास ना डिफ्रैक्शन कराने के लिए ना एक स्मॉल ओपनिंग होती है। अब वो जो स्मॉल ओपनिंग होती है ना, उसको कितनी बड़ी रखूं? उसको आप उतनी बड़ी रखो जितनी आपके पास वेवलेंथ का ऑर्डर है, ठीक है। तो वो जो आपके पास जो डिफ्रैक्शन के ऊपर, जो जब आप डिफ्रैक्शन करते हो और जो आप होल बनाते हो ना, तो होल जो है वो आपके पास उतना बड़ा होना चाहिए जितना आपकी वेवलेंथ का ऑर्डर है, ठीक है। उस हिसाब से आपके पास जो है उतना बड़ा होल होना चाहिए। अब बेसिकली एक्सरेज की आपके पास जो डिफ्रैक्शन है वो आम तौर पे नहीं हो सकती। तो एक्सरेज की डिफ्रैक्शन के लिए हम लोग जो है वो एटॉमिक क्रिस्टल्स का सहारा लेते हैं, ठीक है। और जब हम लोग एटॉमिक क्रिस्टल से एक्सरेज पास करते हैं तो आपके पास डिफ्रैक्शन हो जाती है, एंड देन हमने ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज जो है वो हमें बनती हुई नजर आ रही होती है, ठीक है। सो आपके पास लिखा हुआ है वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज फॉलिंग एट ग्लांसिंग एंगल ऑफ 30 डिग्री, यानी कि एंगल की वैल्यू कितनी गिवन है? 30 डिग्री एंगल की वैल्यू उसने आपको गिवन करके रखी हुई है। अब ऑन अ क्रिस्टल विथ एटॉमिक स्पेसिंग 30 डिग्री, यानी कि जो आपके पास डी की वैल्यू वो कितनी है? 2 × 10⁻⁻10 मीटर। आपने क्या निकालना है? आपने फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन निकालना है। तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला है? फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन के लिए आपके पास जो फॉर्मूला है, या फिर आपके पास जो एक्सरेज होती है, एक्सरेज की एटॉमिक क्रिस्टल्स के लिए आपके पास जो फॉर्मूला होता है ना, वो बेसिकली आपके पास होता है एम लैम्डा इक्वल्स टू 2d sin थीटा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 75। आपके पास जो एक्सरेज की डिफ्रैक्शन के लिए जो फॉर्मूला है वो है एम लैम्डा इक्वल्स टू 2d sin थीटा, और आपके पास नॉर्मल लाइट की डिफ्रैक्शन के लिए जो फॉर्मूला है वो है एम लैम्डा इक्वल्स टू डी sin थीटा। तो सवाल में अगर कभी भी ब्रैग्स लॉ लिखा हुआ नजर आ जाए, या सवाल में आपको कभी भी एक्सरेज लिखा हुआ नजर आ जाए और उसकी वेवलेंथ मालूम करनी हो, और वो एटॉमिक क्रिस्टल से आप उसको इंसिडेंट करा रहे हैं, तो आप हमेशा एम लैम्डा इक्वल्स टू 2d sin थीटा यहाँ पे पुट करेंगे। नो, अब आपके पास जो m है उसकी वैल्यू है आपके पास 1, क्योंकि आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन हो रहा है। आपने वेवलेंथ पता करनी है, यानी कि लैम्डा 2 है। आपके पास जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो आपको कितना गिवन है? वो आपको गिवन है 2 × 10⁻⁻10 मीटर। और साइन थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है? तो आपको गिवन है 30 डिग्री, यानी कि साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 किसके बराबर होता है? साइन 30 आपके पास बराबर होता है 1/2 के। तो ये आपके पास बन गया, डेट इज एम लैम्डा इक्वल्स टू 2d sin थीटा, 1 × लैम्डा इक्वल्स टू 2 × 2 × 10⁻10 और साइन 30 आपके बराबर होगा 1/2 के। तो ये आपके पास बन गया, दैट इज दो दो कट जाएंगे और आपके पास वेवलेंथ आ जाएगी लैम्डा इक्वल्स टू 2 × 10⁻10 मीटर। ये इसका राइट आंसर है। ओके, सिर्फ और सिर्फ जो कराची यूनिवर्सिटी के पेपर के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था एक्सरेज का, वो एक अच्छा क्वेश्चन था आपके पास बेसिक मैथ के हवाले से। बाकी देखो सारे क्वेश्चन आपके पास जो है वो सारे आसान आसान आप लोगों के अंदर पाए जा रहे हैं। तो ये रहा 2 × 10⁻10 मीटर जो है वो इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 में बेसिकली वो आपको क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 76 में एक आपको कह रहा है कि आपके पास डिस्प्लेसमेंट और टाइम की इक्वेशन आपको जो है वो ये गिवन है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम की इक्वेशन आपको ये गिवन है, आप जो है वो डायमेंशन ऑफ सी पता लगाइए। देखो मैंने कहा था कि आपके पास जो डायमेंशन है वो आपके पास हमेशा जो है वो मल्टीप्लाई होगी, और डायमेंशन आपके पास डिवाइड होगी, ना डायमेंशन ऐड होगी ना डायमेंशन सब्ट्रैक्ट होगी। यानी कि अगर लिखा हुआ है ना कहीं जगह पे एल टी प्लस का टी, एल टी प्लस का एल टी, ये कहीं पे लिखा हुआ है, तो इसका आंसर 2LT नहीं होगा, इसका आंसर आपके पास LT ही रहेगा, ठीक है। तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो डायमेंशन है वो ऐसे निकलेगी मीटर इक्वल्स टू सी, और आपके पास जो टाइम की डायमेंशन है वो निकलेगी टी की पावर क्यूब, ठीक है। अब टी की पावर क्यूब के नीचे भेज दो, एम की जगह पे एल आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? सी इक्वल्स टू एल अपॉन टी क्यूब। तो यानी कि आपके पास बन गया LT-3। ये जो है बेसिकली आपके पास आ गया एक अदद आंसर, यानी कि LT-3, LT-3 कहाँ गया? ये रहा आपके पास LT-3 इसका जो आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 में बेसिकली वो आपको कह रहा है कि आपके पास है 5 माइक्रो एम्पियर का कैपेसिटर है, उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बेसिकली आपके पास कितना है? 200 वोल्ट है। आपने बेसिकली जो है वो चार्ज पता लगाना है कि आपके पास अल्लाह भला करे पोटेंशियल उस कैपेसिटर के ऊपर जो है वो चार्ज कितना आ रहा होगा। तो उसका फॉर्मूला है हमारे पास, वो फॉर्मूला क्या है? वो है आपके पास Q इक्वल्स टू सी।
आपको चार्ज पता लगाना है, कैपेसिटेंस भी गिवन है और आपको वोल्टेज भी गिवन है। तो ये आपके पास बन गया Q इक्वल्स टू सी की वैल्यू आपके पास 5 माइक्रो कूलम। 1 माइक्रो बराबर हो रहा है 10 की पावर माइनस का 6 के, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 6। और वोल्टेज कितना गिवन है, वोल्टेज गिवन है 200। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 5 2 कितना होता है, 5 1 5, 5 2 10, यानी कि आपके पास बन गया 10,000। 10,000 का आपके पास जो है मतलब है 10 की पावर 4। और जब आपके पास 10,000 का मतलब है 10 की पावर 4, और उसको मैं जरा खोल के लिखवा लूँ ताकि मैं जो हूँ वो कोई भी मिस्टेक नहीं करूँ। तो ये आपके पास ये बन जाएगा Q इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 2। लगे इसको थोड़ा घिच पिच हो रही है बहुत ज्यादा, इसको हम थोड़ा साइड पे कर लेते हैं, उल्टे हाथ पे जरा डाउनवर्ड देखिएगा 80 क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है, वहां कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो Q इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 6, और फिर मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2। बेसिस सेम पावर एट 5 टू द 10, तो आपके पास बन जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, और ये आपके पास बराबर हो जाएगा माइनस के 4 का, यानी कि 10 की पावर माइनस का 3 इसको है वो इसका आंसर आ रहा होगा, 10 की पावर माइनस का 3 कूलम। उल्टे हाथ पे देखना, वहां पे सॉल्यूशन जो है मैंने इसका किया है। 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 3 कूलम जो है बेसिकली इसका जो है वो राइट आंसर आ रहा होगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो आपके पास ये रहा। ओके, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 में बेसिकली आपको ये कह रहा है कि आपके पास जो है वो एक अदर 5 माइक्रो कूलम, ओ सॉरी, द एंगुलर स्पीड ऑफ अ आर नीडल ऑफ अ मैकेनिकल वॉच इज रेडियन पर आवर, यानी कि आपको जो है वो एक स्पीड पता लगानी है आर एन की, जो कि आपके पास जो है वो एक अदर सर्कल में रोटेट हो रही है, ठीक है। अब आपके पास सिनेरियो क्या होता है, अब आपके पास जो सिनेरियो है वो इस तरीके से चल रहा होता है कि आपके पास जो है, यहाँ पे कर देते हैं सॉल्यूशन। आपके पास जो है ना, जो घड़ी है, आप लोगों ने अक्सर और बेशतर जो है वो घड़ी देखी होगी। घड़ी में क्या होता है, घड़ी में बेसिकली आपके पास होता है, एक होता है आपके पास आवर एंड, एक होता है आपके पास सेकंड एंड, और एक होता है आपके पास मिनट एंड या मिनट्स एंड, ठीक है। अब आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी आपने एंगुलर वेलोसिटी मालूम करनी हो तो उसका बेसिकली हमारे पास फॉर्मूला है, दैट इज ओमेगा इक्वल्स टू थीटा बाय टी, ठीक है। अब थीटा आपके पास आर एंड हो, या थीटा आपके पास सेकंड एंड हो, या थीटा आपके पास मिनट्स एंड हो, ये हमेशा आपके पास 2 पाई रहेगा, ठीक है। अभी आपके पास बच गया टाइम। टाइम की वैल्यू ना सबके लिए अलग अलग होगी। अब टाइम की वैल्यू सबके लिए अलग अलग कैसी होगी, तो देखो बेसिकली आपके पास जो कोई भी जो घड़ी है, आपके पास अगर वो सुई, घड़ी की आपके पास वो सुई जो आपको घंटे बताती है, ठीक है, वो आपके पास अपना एक साइकिल कंप्लीट करती है 12 घंटे बाद, ठीक है। अब घड़ी की आपके पास वो सुई जो आपको सेकंड्स बताती है, घड़ी की वो सुई जो आपको सेकंड्स बताती है, वो अपना साइकिल कंप्लीट करती है। वो जो अपना साइकिल है वो 60 सेकंड्स में कंप्लीट करती है। अब मिनट, अब आपके पास जो मिनट्स है, वो जो घड़ी की वो सुई जो आपको मिनट्स बताती है, वो अपना जो वो है ना बेसिकली उसका जो साइकिल है वो कब कंप्लीट होता है, उसका जो साइकिल है वो बेसिकली आपके पास जो है वो 60 मिनट के अंदर कंप्लीट होता है, या फिर 1 घंटे के अंदर कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास से जो है वो मालूम कर रहे थे रेडियन के अंदर, और आर एन की स्पीड मालूम कर रहे थे, यानी कि आपके पास बन गया थीटा अपॉन टी। थीटा की जगह पे आप लिखोगे 2 पाई अपॉन 12 घंटे। अब इस 12 घंटे को आप जो है वो सेकंड के अंदर कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे भाई, आपके पास एक आवर के अंदर कितने मिनट्स होते हैं, एक आवर के अंदर आपके पास होते हैं 60 मिनट, और एक मिनट के अंदर आपके पास कितने सेकंड होते हैं, एक मिनट के अंदर आपके पास सेकंड होते हैं 60। तो यानी कि आपके पास बन गया 12 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60। 60 60 आपके पास बराबर होगा 3600 के। तो ये आपके पास बन जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 36 और 200, ठीक है। अब आपके पास जो है यहाँ पे बन जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 36 और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2। अब 12 को 36 से जो है वो आपने मल्टीप्लाई करना है, तो आप इसको ऐसे करो, 12 और 36 यहाँ पे, 6 वन जा 6, 6 टू जा 12, तो 2 यहाँ पे 1 ऊपर कैरी, 6 वन जा 6, 6 वन और से 6 वन जा 6, और 6 6 प्लस 1 कितना होगा, 7 के बराबर होगा। एंड देन आपके पास 3 टू जा 6 और 3 वन जा 3, तो 2 यहाँ पे और आपके पास 2 9 यहाँ पे, नहीं 6 7, सॉरी सॉरी सॉरी, 6 6 आपके पास होगा 12, और 12 प्लस 1 आपके पास होगा 13, 13 यहाँ पे और आपके पास एक यहाँ पे, तो 3 प्लस 1, तो यानी कि 432। आई थिंक सो मैंने जो है वो कैलकुलेशन के अंदर थोड़ी सी मिस्टेक कर रखी है, ताकि मैं उसको देख लूँ कि मैंने जो है वो क्या मिस्टेक करके रखा। ओके आई गॉट इट, मैंने जो है थोड़ी सी कैलकुलेशन के अंदर मिस्टेक कर ली, कोई बात नहीं, हम लोग भी गलतियां कर लेते हैं। ओके सॉरी सॉरी सॉरी। तो आपके पास क्या है, 12 मल्टीप्लाई बाई 36, यानी कि 6 वन 6 टू 12, तो 2 यहाँ पे आएगा, और 1 आपके पास जो है वो यहाँ पे कैरी चले जाएगा, ठीक है। तो 6 वन आपके पास किसके बराबर होगा, 6 वन आपके पास बराबर होगा 6 के, ठीक है। तो 6 प्लस 1 किसके बराबर होगा, 7 के, मल्टीप्लाई बाय 3 टू 6 और 3 वन 3,
तो यानी कि आपके पास बन गया 2 और 6 7 आपके पास कितना होगा 12 13 3 यहाँ पे और एक ऊपर और 3+1 3+1 आपके पास किसके बराबर होगा 3+1 आपके पास बराबर होगा 4 के। ठीक है, तो यहाँ के बाद आ गया 4/2। मैंने बिल्कुल सही करा था लेकिन मैं जो हूँ थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ के बाद बन गया 2 पाई ओवर 4 3 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2। ठीक है, अब क्या होगा आपके पास 2 1 2 2 2 4 होगा आपके पास, और आपके पास बन जाएगा 2 1 2 एक ऊपर कहे तो 2 6 12। तो यानी कि आपके पास जो आर एन की एंगुलर वेलोसिटी आ रही है वो कितनी आ रही है, आर एन की आपके पास जो एंगुलर वेलोसिटी है वो आपके पास आ रही है, दैट इज पाई ओवर 21600 सेकेंड्स। ठीक है, ये था बेसिकली आपके पास क्वेश्चन। ठीक है, तो नाउ अब देख लेते हैं कि आपके पास वहां पे क्या मार्क है। आपके पास द एंगुलर स्पीड ऑफ अ आर एंड ऑफ इंडिया, अच्छा ओ अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे जो है वो आर के हिसाब से थी, लेकिन मैंने जो है वो आपको सेकंड्स के अंदर भी कन्वर्ट करना सिखा दी। बस आप एक बात याद रखो, और वो बात क्या है, वो आपके पास बात यह है कि भाई आपके पास सेकंड्स के लिए अगर आपने एंगुलर स्पीड मालूम करनी हो सेकंड एंड की, तो उसके लिए टाइम की वैल्यू 60 सेकंड होती है। अगर आपने जो है वो एंगुलर स्पीड मालूम करनी हो मिनट्स एंड्स की, तो उसके लिए टाइम की वैल्यू 60 मिनट होगी या 1 घंटा होगी। अगर आपने एंगुलर स्पीड मालूम करनी हो आर एंड की, तो उसकी स्पीड क्या होगी, उसका टाइम की वैल्यू क्या होगी, उसकी टाइम की वैल्यू होगी आपके पास 12। ठीक है, और थीटा सब में कितना चलेगा, थीटा सब में आपके पास जो है वो 2 पाई चल रहा होगा। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 79 है, वो कह रहा है अ मैन वेट 1000 न्यूटन इज इन अ स्टेशनरी लिफ्ट, what will be its weight if the lift starts moving upward with an acceleration of 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो आपके पास सवाल है ये ग्रेविटेशन के टॉपिक और वेट से लिया गया है। ठीक है, तो आपके पास क्योंकि अब आपने जो है वो अपेरेंट वेट मालूम करना है, और अपेरेंट वेट का आपके पास जो फॉर्मूला होता है कितना होता है, अपेरेंट वेट का आपके पास जो है वो फॉर्मूला होता है, दैट इज हाँ F = T माइनस का डब्ल्यू, डब्ल्यू को मान लिया होता है वो बन जाएगा T = F प्लस का डब्ल्यू। अब जो आपके पास F है ये है आपके पास एम ए, और डब्ल्यू जो है वो आपके पास बनेगा एम जी। यानी कि अब एम यहाँ से कॉमन निकालो तो बन जाएगा A + G। ठीक है, अब आपके पास एम की कितनी वैल्यू है, एम की जो वैल्यू है वो आपको नहीं पता है। ओके, तो हम एक काम करते हैं, हम जो है यहाँ से अगर आपको एम की वैल्यू नहीं पता है तो उसने आपको मास गिवन किया हुआ है, उसने मास नहीं गिवन करा हुआ, उसने आपको वेट गिवन करा हुआ है। तो यार हम लोग जो है वो एम की वैल्यू निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, आगे बनेगा W = mg मेरा बेटा। ठीक है, यहाँ से एम की वैल्यू निकाल लो तब आगे बन जाएगा M = W/G। तो यानी कि वेट की वैल्यू है 1000 और जी की वैल्यू है 10, तो आके वो बन जाएगा 100। तो यानी कि एम की वैल्यू आके कितनी आ गई 100 आ गई। तो 100, और एक्सीलरेशन कितना गिवन है, एक्सीलरेशन आपको गिवन है 10, और जी की वैल्यू कितना गिवन है वो भी आपको 10 गिवन है। 10 + 10 कितना होगा आपके पास 100, और 100 माइनस का 100 कितना होगा आपके पास बराबर होगा 10,000 के। 100 - 100 आपके पास बराबर होगा 10,000 के। तो यानी कि इसका जो आंसर आ रहा होगा, एक मिनट मैंने कैलकुलेशन कोई गलत तो नहीं कर दी है, सॉरी सॉरी, यहाँ पे 100 आएगा ना आपके पास, या यहाँ पे आपके पास जो है वो 100 आएगा, यहाँ पे डबल जीरो नहीं आएंगे 100 आएगा। तो या आपके पास ये बन जाएगा दैट इज 10 + 10 100, और 100 सा कितना होता है, 100 सा आपके पास होगा 1000, नहीं 10 + 10 आपके पास जो है 20। ठीक है, और 20 × 100 कितना होगा, 20 × 100 आपके पास होगा 2000। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो आपके पास बनेगा 2000 न्यूटन। उसका जो अपेरेंट वेट है उस ऑब्जेक्ट का कितना बनेगा, 2000 न्यूटन बनेगा। अगर मिसाल के तौर पे मिसाल दे रहा हूँ, वो आपको ये कहता है कि हमारे पास जो लिफ्ट है, ठीक है, वो ऊपर नहीं जा रही, हमारे पास जो लिफ्ट है वो नीचे आ रही है। फिर क्या करते हैं, फिर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फिर आप करते हैं भाई F = क्योंकि आपके पास जो वेट है, ओ सॉरी आपके पास जो लिफ्ट है वो नीचे आ रही है, यानी कि W - का T। फिर आपके पास बन जाएगा T = W - का F, ये वाला फॉर्मूला T = W - का F। ये W - का F आपके पास ये जब फॉर्मूला है जब आपके पास जो है कोई भी लिफ्ट आपके पास नीचे जमीन पे आ रही हो, तो उसका जो राइट आंसर है वो आपके पास है 2020 न्यूटन। क्यों सर ये 2020 क्यों आ रहा है, हमारा तो 2000 आ रहा है, इसी वजह से मेरा बेटा 2020 आ रहा है, क्योंकि हम लोग जो है वो जी की वैल्यू को 10 ले रहे हैं। ठीक है, जब जो है वो हमने अब एमसीक्यूज को देखते हुए आंसर मार्क करने होंगे। ठीक है, अब आपके पास लास्ट क्वेश्चन है, वो लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन आपके पास है द रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो रिवर्स प्रोसेस होगा ना वो आपके पास होगा एक्सरेज। एक्सरेज जो है वो आपके पास रिवर्स प्रोसेस होगा।
कॉम्पटेंस नहीं होगा, बहुत सारे बच्चों को जो है गलतफ़हमी है। आपके पास जो रिवर्स प्रोसेस होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट का, वो कौन-सा होगा? वो आपके पास होगा एक्स-रेज़ प्रोडक्शन। ठीक है? तो ये थे बेसिकली हमारे पास कराची यूनिवर्सिटी के 2020 के पेपर्स। आई होप यू एन्जॉय दिस वीडियो। ठीक है? थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर एंड थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय क्लास। ठीक है? आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। ठीक है? जज़ाकल्लाह। टेक केयर।